मॉर्निंग। आज जो है पार्ट नंबर 2 नाक की चूड़ियाँ पंखा नाक के जो कहानी स्टोरी, इसमें बल्लू काका के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। बल्लू काका एक चूड़ीगर थे, चूड़ियाँ बनाते थे और वह जो एक मनियार, मतलब मनियार किसको कहते हैं? चूड़ी बनाने वाला। मनियार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ी बनाने वाला जो होता है वो मनियार है। तो कल तक हमने पढ़ा था कि बल्लू काका जो है एक मनियार थे, लेकर वहाँ उनके पास जाया करता था, ठीक है। और उनके बारे में उन्होंने बताया था कि उनका घर एक ऊंची जगह पर था और ऊंची जगह पे एक नीम का नाम, नीम के नीचे वो बैठा करते थे और उसी नीम के पेड़ के पास उनकी एक भट्टी लगी हुई थी। उस भट्टी में जो है वो लाख को जलाकर जो है उसकी चूड़ियाँ बनाते थे और फिर उसको क्या करते थे? रंग करते थे। अब लेखक का जो है लेखक का जो है बल्लू काका से इतना अटैचमेंट क्यों था? क्योंकि लेखक को जो है पूरे गांव के अंदर बल्लू काका ही जो है बहुत ही अच्छे लगते थे, बहुत ही अच्छे। उनका मामा का गांव था तो पूरे गांव के बच्चे जो थे वो बल्लू काका को बल्लू काका कहते थे। वैसे उनके मामा लगने चाहिए लेकिन वो मामा नहीं कहते थे। तो इसके अंदर बल्लू काका के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है ना। और लेखक को अच्छे क्यों लगते थे बल्लू काका? क्योंकि वो बल्लू काका जो है लेखक को जो है छोटी छोटी लाख की गोलियां बनाकर देते थे। अब बल्लू काका क्या थे? मनियार का मतलब मैंने बता दिया तुम्हें, लाख की चूड़ियां बनाने वाला मनियार था। और चूड़ियां बनाना उनका एक प्रेतक पेशा था। प्रेतक पेशा का मतलब होता है उनके बाप दादा, उनके पापा वगैरह जो थे खानदानी काम, जिसको कहते हैं खानदानी व्यवसाय। तो शुरू से जो है खानदान में चला आ रहा व्यवसाय जो होता है उसको प्रेतक व्यवसाय बोलते हैं। तो ये उनका क्या था? एक प्रेतक व्यवसाय है, अपने परिवार के लोगों द्वारा काम, परिवार के सभी व्यक्तियों द्वारा, जैसे दादा, जैसे पापा, पिता, दादा, ठीक है ना, इनके द्वारा काम करते हुए आते हैं और अभी तक वो भी उसी काम को करते हैं। उसको प्रेतक व्यवसाय बोलते हैं। तो ये प्रेतक व्यवसाय पेशा का मतलब व्यवसाय, उनका प्रेतक व्यवसाय था बल्लू काका का। और उसकी बनाई सुंदर चूड़ियों की बहुत अच्छी खपत थी। खपत का मतलब होता है उसका खरीदार बहुत अधिक है। खपत का मतलब होता है खरीदार, खपत नहीं खरीदार, उसके बहुत अधिक खरीदार थे क्योंकि उनकी चूड़ियां बहुत ही सुंदर थी और उस चूड़ियों को लोग बहुत ही पसंद करते थे, इसलिए उसकी बहुत अधिक खपत थी। वह चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचते। देखो पहले क्या होता था कि पुराने जमाने में जो है जो रुपया होता है, कोई जिसको कहता है आज के समय जो है पैसा देकर कोई भी सामान हम खरीदते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था? ज्यादातर पैसे की कमी होती थी, मतलब पैसा बहुत ही कम चलता था। उस समय जो है लोग वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब होता था जैसे कोई भी काम, कोई भी चीज या जमीन वगैरह हम खरीदने होती थी तो ज्यादातर लोग इसका यूज करते थे गाय। इसका यूज करते थे गाय। गाय से क्या होता है? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब है कि गाय के बदले जमीन खरीदना, गाय के बदले जो है सोने चांदी खरीदना, गाय के बदले जो है और कोई भी चीज जो है वो खरीदना। जैसे आज हम पैसे के बदले जो है कोई भी चीज खरीदते हैं, उस समय जो था वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय कोई भी चीज देकर चीज खरीदना। जैसे कि कोई भी लवार होता था तो वो लवार जो होता था वो खेती कृषि के जो भी औजार वगैरह बनाता था, तो वो औजार जब मार्केट में जो लोग उसके पास लेने के लिए आते थे तो उसके बदले में उसको क्या देते थे? अनाज देते थे। उसी तरह सुखार होता था तो हल वगैरह बनाता था वो, तो हल के बदले उसे अनाज और कोई कृषि सामग्री सब्जियां वगैरह को देते थे। तो
उस समय पैसे का चलन बहुत कम था, नी के बराबर था। तो जो बल्लू काका जो थे वो अपनी जब वो चूड़ियाँ लोगों को देते थे तो वो चूड़ियों के बदले में वो क्या लेते थे, अनाज लेते थे। चूड़ियों के बदले में वो पैसे के बदले नहीं बेचते, चूड़ियाँ कभी वो पैसे से नहीं बेचते थे, ठीक है ना। वह वस्तु के बदले चूड़ियाँ दिया। वस्तु किसको मान रहे हैं, चूड़ियों। वस्तु किसको मान रहे हैं, जैसे अनाज है, उसी तरह कोई कपड़े हैं, ठीक है ना, उसी तरह घर की कोई सामग्री है, बर्तन है वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती थी उसके बदले में वो लोगों को क्या देते थे, चूड़ियाँ देते थे, ना कि पैसे देते थे। जिससे बल्लू काका के घर का गुजारा भी आराम से चल जाता था, ठीक है, और उससे उनको आमदनी भी हो जाती थी और उनको उनके घर का जो है जो खाने पीने की चीजें वो भी उनको मिल जाती थी। और चूड़ियाँ देते समय वो किसी से मोल भाव नहीं करते थे, किसी तरह का मोल भाव नहीं करते थे। क्योंकि किसी ने कम अनाज है, उसके पास कोई गरीब व्यक्ति आया चूड़ियाँ लेने के लिए, उसके पास कम अनाज नहीं, वो संतुष्ट हो जाते थे, वो अपनी चूड़ियाँ उनको दे देते। तो किसी तरह का मोल भाव नहीं करते थे कि तेरे पास उस व्यक्ति ने ज़्यादा अनाज दिया तो उसको मैं चूड़ियाँ दूंगा, तूने कम अनाज दिया तुझे कम चूड़ियाँ दूंगा, उस व्यक्ति ने मुझे ज़्यादा कपड़े दिए, उस व्यक्ति ने मुझे ज़्यादा वस्तु दी तो उसको मैं ये चीज़ दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। मतलब इस तरह का मोल भाव नहीं था। मतलब उनके प्रति सभी के लिए उनके दिल के अंदर समभाव था, सभी के लिए भावना एकदम बराबर थी, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो, ठीक है ना। तो वो किसी से मोल भाव नहीं करते थे। और पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पर इम्पोर्टेंट बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पर केवल शादी ब्याह के अंदर अगर कोई भी उनके यहाँ पर जब चूड़ियाँ लेने आते थे, दुल्हन का चूड़ा लेने आते थे, दुल्हन की जो चूड़ियाँ होती थी वो लेने के आते थे, और शादी ब्याह के अवसर पर वह भरपूर चीज करके सारी कसम निकाल देते थे। क्योंकि उस समय जो है हर व्यक्ति जो होता था वो पैसा खर्च करने के मूड में होता था। हर व्यक्ति शादी ब्याह में, आपको भी पता, हर व्यक्ति दिल खोल के अपना खर्चा करता है, ठीक है ना। तो बल्लू काका के पास भी यूं पूरे साल जो है बल्लू काका कभी भी किसी से बिना मोल भाव के चूड़ियाँ दे देते थे। कोई भी वस्तु कम ज़्यादा होती थी उसका कोई भी जो है वो उन पर असर नहीं पड़ता था, लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जब कभी भी किसी घर के अंदर शादी बनती थी, शादी जब होती थी तो उस अवसर पर जो है बल्लू काका बराबर मोल भाव करते थे, ठीक है ना। और मोल भाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने की और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु लेने की कोशिश करते थे। तो शादी ब्याह के अवसर पर भरपूर जिद करके सारी कसर निकाल देते थे। पूरे साल की जो कसर है, जिस पूरे साल में जब उन्होंने कोई भी किसी तरह की जिद नहीं की लोगों से और आराम से लोगों को चूड़ियाँ देते थे और जो भी देते थे लोग वस्तु वगैरह जो भी अनाज कपड़े वगैरह, तो उसको लेकर वो संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन शादी ब्याह के अंदर वो बड़े भरपूर जिद करकर जो है बहुत अधिक जिद करते थे। और वो मेरे को इस चीज़ का इतना भाव चाहिए तो चाहिए, मुझे इतना अनाज इस चूड़ी का मुझे इतना अनाज चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। इतनी रकम लूंगा, इतने कपड़े लूंगा, इतने पैसे लूंगा, हर चीज में वो जिद करके पैसा लेते थे। और पूरे साल की जो है पूरी कसर जो है वो निकाल देते थे। पूरे साल में जो उन्होंने रियायत बढ़ती, मतलब उन्होंने जो दयालुता दिखाई, रियायत बढ़ती, तो वो एंड में शादी ब्याह के अंदर वो जो चीज उसका जो है पूरी कसर निकाल देते थे। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बल्लू काका उस समय जरा भी नहीं फंसी था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकता था, मतलब उनके दिल में इतनी दया थी कि कोई व्यक्ति आ जाता था, कहता था कि बल्लू काका मेरे पास कोई भी पैसा नहीं और मेरी पत्नी के लिए या मेरी बेटी के लिए चूड़ियाँ चाहिए, तो वो हाथों हाथ उनको दे देते थे, बिल्कुल मना नहीं करते थे। लेकिन वो वही बल्लू काका जब किसी के घर में शादी बनती थी तब वो बल्लू काका जो है बिल्कुल अपना रवैया चेंज कर देते थे। उस समय जो है वो उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति उससे भरपूर पैसा भी भरपूर लेते थे, अनाज भी भरपूर लेते थे और पूरे साल की कसर निकाल देते थे। तो वो उनका दिल जो है उस समय बिल्कुल पसीज था। उनके कहने का मतलब था कि अगर शादी ब्याह मंडी है, घर में शादी ब्याह कोई कर रहा है तो वो पैसा खर्च करता ही है, ठीक है। और अगर 2-4 पैसे मैं भी अगर एक्स्ट्रा ले लूँगा, ठीक है, अच्छा भाव ले लूँगा, उसमें मेरी भी आमदनी हो जाएगी अच्छी और उसमें उसके इतने सारे खर्चे में मेरा इतना सा खर्चा उससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो उनका दिल जो है पूरे साल फ्री में बिल्कुल मुफ्त में देने वाले जो चूड़ियाँ है वो उस मुफ्त में देने जो चूड़ियाँ देते थे वो शादी ब्याह के समय बिल्कुल मोल भाव करते थे और अच्छे से अच्छे पैसे लेते थे, अच्छे से अच्छा अनाज लेते थे, कपड़े लेते थे। तो इसमें उनका दिल बिल्कुल भी नहीं पचीस तरह मतलब उनको बिल्कुल भी दुख नहीं होता था इस चीज का। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरे कपड़े, खूब सारा अनाज और उसे पगड़ी तथा रुपये भी मिलते थे। और एक रिवाज था गाँव में अंदर कि जब सुहाग का जोड़ा जो है, सुहाग का जो चूड़ा बंधु काका किसी को देते थे, ठीक है, तो एक सुकून माना जाता था, ठीक है। और उस सुकून के लिए लोग जो है एक उस खुशी के अंदर लोग बहुत अच्छा खर्चा खर्च करते थे, बहुत अधिक खर्च करते थे, ठीक है। तो उसके बदले बंधु काका को जो है उस विवाह के समय जब भी कोई किसी घर में शादी बनती थी उस समय उस जोड़े के लिए उस मतलब चूड़ी का जो जोड़ा होता था उस जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े उस दो इधर और इधर पूरे हाथ में चूड़ियों के लिए उसकी घरवाली जो थी उस घरवाली को ढेरों सारे कपड़े मिलते थे, बहुत अधिक कपड़े मिलते थे उनको पहनने के लिए, जिससे समझ लो 3-4 महीने तक उनको मतलब उनके आराम से गुजारा हो सकता था। और खूब सारा अनाज भी मिलता था और उसे पगड़ी मतलब सिर पर जो टर्बन होती पगड़ी वो भी मिलती थी और खूब सारे रुपये भी मिलते थे। तो ये एक असर जो है बंधु का शादी ब्याह के अंदर बिल्कुल ही निकाल देते थे। अब बंधु काका को कांच की चूड़ियों से चिढ़ होती, बंधु काका को कांच की चूड़ियों से चिढ़, वो तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि बंधु काका को कांच की चूड़ियों से चिढ़ होती, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह ये कांच की चूड़ियों का जो चलन बढ़ रहा है जिससे उनके व्यवसाय के ऊपर बिल्कुल उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह ये कांच की चूड़ियाँ लोग औरतें और लड़कियां जो पहनने लगी तो धीरे धीरे जो है उनकी लाभ की चूड़ियाँ जो है क्या होता है कि इसकी चलन खत्म हो जाएगी। तो इससे जो है इसीलिए आपने भी देखा होगा कि अगर कोई व्यवसाय करता है, कोई भी धंधा करता है, व्यवसाय करता है, तो उसके व्यवसाय के ऊपर अगर दूसरा व्यवसाय पहले आपको लगा दे या एक दुकान के पास में वैसी कोई दुकान दूसरी भी लगा दे पास में, तो उस पहली दुकान में बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे ग्राहक जो है सभी ग्राहक जो मेरे उधर चले जाएंगे या मेरे ग्राहक जो है बढ़ जाएंगे, उससे उसको बहुत ही तकलीफ होती है। इसी तरह उनको भी जो है कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी। उन्हें पता था कि कांच की चूड़ियाँ टूट जाती है, लाख की चूड़ियाँ टूटती नहीं है, मतलब एक अंदर मनोभाव ही ऐसा काम था कि उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब अगर मैं कांच की चूड़ियाँ लोग नहीं पहनेंगे तो मेरे लाख की चूड़ियाँ बिकेगी। इसके लिए पूरा मतलब मेन पॉइंट यही था उनका, ठीक है ना। इसलिए उनको इस बात से चिढ़ थी। तो बंधु को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस भी स्त्री के हाथ में तो कांच की चूड़ियाँ देखता था अंदर टूटता था अंदर के अंदर गुस्सा आता। जिस भी कोई भी व्यक्ति औरत जब कांच की चूड़ियाँ पहनती बंधु बाबा के सामने से निकलती थी तो बंधु बाबा को बहुत ही गुस्सा आता था और उसको बहुत ही चिढ़ते थे कि ये कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनती, मेरी बनाई चूड़ियाँ रात की क्यों नहीं पहनती। इससे बंधु बाबा को बहुत ही अंदर के अंदर गुस्सा आता था और कभी कुछ सुना भी दे देते, कभी कुछ उनके मन में आता था तो उनको सुना भी देते थे कि सर कि तुम मेरी लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती, तुम कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनती हो, ठीक है ना। लेखक से वो घंटों बातें करते थे। कौन? बंधु काका और लेखक का बहुत ही अच्छा तालमेल था। वो लेखक को भी पसंद करते थे और लेखक बंधु काका को भी पसंद करते थे। वो घंटों बैठे बातें करते थे। जब बचपन में उससे कहा था कि शहर में लोग सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ करते थे। जब लेखक छोटा था, बच्चा था, कामकानाथ तब उनके जब गांव में जाते थे तब बंधु काका कहते थे कि बंधु काका शहर के अंदर सभी औरतें जो है कांच की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। तो बंधु काका जो है अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए और उस विस्थापन मतलब मैंने आपको सुना ना विस्थापन उस दुविधा से दूर जाना, उस दुख को छुपाने के लिए वो क्या कहते थे, देखो वो क्या कहते थे, तो लेकिन कहता था कि सभी औरतें जो है शहर की वो कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है। तो वह शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक, तो वो क्या कहते हैं कि शहर की औरतें जो होती है ना उनकी कलाइयाँ बहुत ही नाजुक होती है,
ठीक है ना। इसलिए कांच की चूड़ियाँ जो होती है भारी होती है, इसलिए कांच की चूड़ियाँ वो पहन नहीं पाती। इसलिए नाजुक होने से लाख की चूड़ियाँ पहनने से वो जाने की बात करता था बल्लू का, मतलब वो उसकी लाख की चूड़ियाँ नहीं बिकने का दुख जो है वो इस तरह से व्यक्त करता था। मतलब वो कहता था कि शहर की औरतें तो उनकी कलाएँ बहुत कमजोर होती है, ठीक है ना, तो वो जब 5 की चूड़ियाँ पहन लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी कलाइयों में मोच आती है, ठीक है ना। तो मोच आने से वो जो है कांच की चूड़ियाँ पहनती, मतलब वो खुलकर क्यों नहीं कहते थे कि उन्हें जो है कांच की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, वो बहुत ही गलत करे, ये बात कभी भी वो नहीं कहते थे बल्लू का। बस ये बात कहते थे कि उनकी कलाएँ बस कि लला उनकी कलाएँ बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है कि कहीं उनकी कलाएँ में बोझ ना आ जाए। बस इतना सी बात कहकर बल्लू काका रुक जाते थे। लेकिन बल्लू काका के मन के अंदर कुछ ईर्ष्या भाव भी था, क्योंकि उनके मन में ये था कि मेरी लाख की चूड़ियाँ जो है और माँ बहनें जो है पहनना धीरे धीरे बंद कर रही है और कांच की चूड़ियाँ जो है धीरे धीरे चल रही है, जिससे जो है उनका धंधा धीरे धीरे चौपट हो रहा है। तो हमने जो है ये बल्लू काका के बारे में आज पढ़ा है। तो इसके अंदर आपको मेन भाग ये है, देखो मुख्य चीज ये है कि जो है कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो हमारा व्यवसाय है, तो हमें अगर हम व्यवसाय करें और हमारे व्यवसाय के ऊपर अगर दूसरा जो व्यवसाय हम करते हैं वैसा व्यवसाय को हमारे पास में करने लग जाता है या हमारे से भी अच्छा करने लग जाता है, तो उससे हमें किस चीज़ की हानि होती है, हमें ऐसा हमें दिल में महसूस होता है कि हम रोजगार ही हो जाएंगे। मतलब हमारे जो है जो पैसा हमें मिलना चाहिए, जो रोजगार हमें मिलना चाहिए, वो रोजगार जो है हमें नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वो आधा मिलेगा और आधा रोजगार उधर चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि फैशन के जमाने के अंदर लोग जो है चकाचौंध के अंदर डूबे हुए, बाजार में चकाचौंध में डूबे हुए लोग, तो कोई चकाचौंध करती हुई जो चीज नजर आती है लोग उसकी ओर खींचते हैं, उसकी ओर उनका आकर्षण होता है, ठीक है। तो उस चूड़ी और लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ, ये दोनों जो है कांच की चूड़ियाँ जो है तो प्रकाश में रखे तो बहुत ही चमकती है, तो लोगों के आकर्षण का कार्य है, ठीक है ना। तो इससे लोग आकर्षित होते और वो तरह तरह की कलर भी आती है, ठीक है, कलर में ये भी आती है, लेकिन उनकी चमक और इसकी चमक में कोई फर्क होता है। तो इससे क्या होता है, बल्लू काका के मन में भी यही था कि मेरी चूड़ियों को लोग जो है धीरे धीरे पसंद करना बंद कर रहे हैं और कांच की चूड़ियों को अपना रहे। इससे उनके दिल में यही दुविधा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक समय आए कि मेरा जो है लाख की चूड़ियों का व्यवसाय जो है ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। इसलिए जो है उनको इस बात का बहुत ही धीरे धीरे अंदर ही अंदर दुख होता गया, ठीक है ना। तो लेखक जो है एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब और मजदूर व्यक्ति जो जिसकी व्यथा, जिसकी पीड़ा मानवीय वेदना की, पीड़ा की एक मानवीय वेदना की कि वो किस दुख से अपने दिल के अंदर दुख को दबाए रखता है और अपने जीवन को जीता है, उसके बारे में कही है। तो आपको जो है अपनी कॉपी के अंदर जो है नोट डाउन करना है इसको, और जो है इस पार्ट को जो है इस पार्ट का जो है धन्यवाद है, पार्ट ये बात नंबर 3 है, ठीक है ना। तो इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन करना और इसी पार्ट का सारांश इसको अच्छे से समझना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।